किसान को किस तरीके से मदद कर सकता है ये? सऊदी अरेबिया पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है लेकिन पानी इंपोर्ट करता है। नहीं तो क्या होगा कि हम एक इतनी फास्ट ग्रोथ कर लेंगे बट दैट विल बी अनसस्टेनेबल ग्रोथ। शॉर्ट टर्म के लिए सस्टेन करेगी लेकिन फ्यूचर के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेन नहीं ठीक करेगी। बात है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, शोरूम्स, मॉल्स, हुँ, जहाँ पर भी हमारे पास एक रूफ एरिया और एक हाई कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, हुँ, वहाँ पर सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने का बहुत अच्छा यूज है। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने कुसुम योजना तैयार की है और जिसके अंडर मुझे लगता है कई लाख बेनिफिशियरी ऑल ओवर इंडिया क्रिएट हुए हैं, जिसके अंदर जितने भी पंप्स हैं उनको सोलराइज किया गया हुँ। और उस सोलर प्रोजेक्ट को लगा के गवर्नमेंट को 25 साल के लिए बिजली बेच सकते हैं और उसी जमीन पे खेती भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा संसाधन है ये और इससे बहुत किसानों ने, लाखों किसानों ने फायदा उठाया भी है। राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड में, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर भी। Now let's talk about one of the most important thing of this podcast. सोलर से बिजली प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया क्या है? हाउ डज दिस मैकेनिज्म वर्क्स? ब्रॉडली कितने तरीके के सोलर सिस्टम्स अवेलेबल है मार्केट में और किस तरह के एंड यूजर के लिए कौन सा सिस्टम सुटेबल है? और उसके अंदर भी अगेन सोलर एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। ब्रॉडली कितने तरीके के सोलर सिस्टम्स अवेलेबल है मार्केट में और किस तरह के एंड यूजर के लिए कौन सा सिस्टम सुटेबल है? जी अमित, ये थोड़ा सा आपका सवाल अच्छा बहुत है डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा इसका जवाब लंबा होगा। प्लीज मेरे साथ पेशेंस बनाए रखिएगा बिल्कुल और बिल्कुल आप हम लोग भी प्लीज, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है और इसका जवाब भी बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। प्लीज स्टे ट्यून्ड। तो मेजरली तीन तरीके के सिस्टम्स होते हैं एप्लीकेशन वाइज। अगर मैं बात करूं तो एक होता है ग्रिड टाइड सिस्टम्स, जो हमने अभी ऑलरेडी बात किया सब्सिडी वाले हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रोजेक्ट के सिलसिले डिस्कॉम की में। जो सप्लाई है जैसे आपने बताया था वो ग्रिड राइट, जो सप्लाई है। ग्रिड के साथ ज्वाइन होके चलता है। हम्म, दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर जिसमें कि सन की एनर्जी को हम बैटरीज में स्टोर करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। वहां पर हमारे पास ग्रिड सपोर्ट नहीं होता है, जहां हम्म, पर हमारे पास ग्रिड की, डिस्कॉम इसीलिए की हमें स्टोर करना इलेक्ट्रिसिटी पड़ता है। नहीं है, इसलिए हमें वहां पे स्टोर करना पड़ता है। हम्म, और एक तीसरा सिस्टम होता है जो कि इन दोनों का मिक्सचर होता है, जिसे कहते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम। वो ऑन ग्रिड भी काम करता है और कुछ एनर्जी बैटरीज में स्टोर भी करता है, ताकि जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, बैकअप कंडीशन में वो बैटरी से हमें एनर्जी दे सके और वो सारी एनर्जी हमें सोलर से मिल सके। तो अब ये तीनों सिस्टम्स कहाँ कहाँ लगने चाहिए? दिल्ली जैसी कंडीशन के अंदर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी, ये पावर कट बहुत ज्यादा नहीं है, जितने भी टीयर 1 सिटीज नॉट है मेजरली आज वेरी की रेयर, डेट में इतना ज्यादा पावर कट नहीं है, वेरी तो रेयर। वहां पर ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना ज्यादा सूटेबल है, ओके। क्योंकि बैटरी की कॉस्ट आपकी यूजेज जस्टिफाई नहीं करेगी। हाँ, राइट, उसकी अलग से कॉस्टिंग है ऑफ स्टोरेज कोर्स स्टोर बैटरी करने के बैटरी लिए। सिस्टम की अलग से एड ऑन कॉस्ट होती है। ऑफ ग्रिड सिस्टम वहां पे सूटेबल है जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, फॉर एग्जांपल हिली एरियाज या फिर बॉर्डर हाँ। एरियाज, इस तरह के जो एरियाज हैं या फिर रिमोट एरियाज हैं जहां तक अभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। हम्म, और कुछ कंडीशंस में उसको माइक्रो ग्रिड भी कहते हैं, जहां पर फॉर हम्म, एग्जांपल एक विलेज के लिए हमने अगर सोलर सिस्टम लगाया है, और उसको एक माइक्रो ग्रिड भी कहते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर, और इनफैक्ट यूएन भी उसको काफ़ी प्रमोट करता है। वो एक ऑफ ग्रिड माइक्रो ग्रिड सिस्टम हो जाता है, लेकिन हम अभी जिस ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं वहां पर जनरली ऑफ ग्रिड सिस्टम, छोटा ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट का ऑफ ग्रिड हम्म, सिस्टम होता है। तीसरा जो होता है हाइब्रिड सिस्टम, वो जनरली हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर या फिर विलेजेस के अंदर भी, जहां पर एक इरेटिक पावर सप्लाई है, जहां पे रेगुलर पावर सप्लाई नहीं है, भाई दिन में आपका 2 घंटे भी बिजली का कट हो रहा है, 3 घंटे भी बिजली इधर का कट रेगुलर हो रहा पावर है, कट्स लगते हैं। रेगुलर पावर कट्स लगते हैं, वहां पे हाइब्रिड सिस्टम चलता है कि हम्म, जितने टाइम हम मैक्सिमम डे टाइम में ऑन ग्रिड प्लांट को चला पाए उतने ऑन ग्रिड चलाएंगे, और उसके अलावा जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे हम सोलर की इलेक्ट्रिसिटी को ही यूज करके उसी की एनर्जी को बैटरी में स्टोर करके उससे पावर लेंगे। तो ये आपको एक इन्वर्टर की तरह काम करेगा। जब यस, ये बिजली इन्वर्टर नहीं की तरह है तो काम करेगा, आपके लिए लेकिन उस केस में आपको जो अभी हमारे घरों में रेगुलर बैकअप इन्वर्टर लगा होता है वो लगाने की जरूरत नहीं हाँ बट पड़ेगी। ये हाँ, यहाँ पर एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगता है, जिसको हाइब्रिड इन्वर्टर। तो तीन तरह के इन्वर्टर हो गए हमारे, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर एंड हाइब्रिड इन्वर्टर। एक्स्ट्रा कॉस्टिंग इसकी कोई, जैसे आपने कहा था 1 किलोवाट के लिए मोटा मोटी आपने बताया था कि 60,000 रुपये का खर्चा आता है। जी तो यहाँ पे अगर हम इन्वर्टर ऐड कर देते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज जो स्टोर जी करता है हमारी इस बिजली को, हाइब्रिड इन्वर्टर, जी इसकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग क्या है? जी, इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। अगर मैं 5 किलोवाट के सिस्टम की बात करूं हम्म, तो 5 किलोवाट के सिस्टम में आपका जो हाइब्रिड इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर एडिशनली कम से कम 1 लाख रुपए एडिशनल
कॉस्ट करेगा। अगर हमें छोटा लोड रन करना है 500 वॉट का, 1 किलो वॉट का, तो उसके लिए तो रेगुलर हम लेड एसिड बैटरीज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ कम होती है। 5 ईयर्स के अंदर वो ऑलमोस्ट डेड हो जाती है, और इनफैक्ट उनका जो पावर आउटपुट है, जो कैपेसिटी आउटपुट है, वो भी बहुत फास्ट रिड्यूस होता है। लिथियम आयन बैटरी के अंदर इवन आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद भी 80 to 90% की हमें कैपेसिटी मिलती है। और दिस इज दिस इज कंसिडरिंग कि 5 इयर्स की तो वारंटी मिलती है, लेकिन जो एक्चुअल लाइफ है 8 से 10 साल की लाइफ जो देखी गई है लिथियम आयन की स्टोरेज बैटरीज के अंदर, आराम से 8-10 साल की अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। और हम आज की डेट में सभी कस्टमर्स को लिथियम आयन बैटरी ही एडवाइस करते हैं। तो 5 किलोवाट के सिस्टम के साथ अगर किसी को 1 घंटे के बैकअप वाली बैटरी लगानी है, तो उसकी कॉस्ट रफली 80 से 90 हज़ार रुपये के 1 लाख रुपए तक भी, डिपेंडिंग ऑन कौन से ब्रांड की अवेलेबल है बैटरी, उसकी उतनी कॉस्ट आती है। ये आजकल मैंने देखा है जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं रोड जी। पे, बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं, हमने देखा है ये सोलर बेस्ड बन रखी हैं, जी। जिसमें दिन में तो हमारे को लाइट की जरूरत होती नहीं है, बट उसमें रात को रोशनी मिलती है। जी। तो क्या वो हाइब्रिड सिस्टम बेस्ड है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह से आया है, और वो हाइब्रिड सिस्टम नहीं, वो लेकिन काइंड ऑफ एन ऑफ ग्रिड सिस्टम है। बिकॉज डे टाइम में जो वहाँ पे सोलर पैनल लगा है, उसके साथ एक बैटरी बॉक्स लगा हुआ होता है। उस बैटरी बॉक्स में डे टाइम में सारी एनर्जी स्टोर होती है, और इवनिंग होते होते जब लाइट स्विच ऑन हो जाती है, वो उस बैटरी में से पावर लेती है, एनर्जी लेती है, और मॉर्निंग में फिर से वो सनलाइट से चार्ज होने लग जाती है, जब तक वो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। अच्छा, मतलब कम कम किलोवाट के अंदर ये ऑफ ग्रिड में चीजें चलती हैं। जी, ऑफ ग्रिड जनरली लो पावर एप्लीकेशंस में ही चलता है, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट इनफैक्ट। बट अगेन, जैसे मैंने माइक्रो ग्रिड कहा, माइक्रो ग्रिड ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे 100 किलोवाट तक का भी सिस्टम्स लगते हैं, 100-500 किलोवाट तक के भी सिस्टम्स लगते हैं। इनफैक्ट जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर, फॉर एग्जांपल बीएसएफ एरियाज के अंदर, वहाँ पर और भी बड़े सिस्टम्स लगते हैं, बिकॉज वहाँ पर ग्रिड पहुँचाना एक डिफिकल्ट जॉब रहता है। तो वहाँ पर एक ऑफ ग्रिड सिस्टम परफॉर्म्स इन अ वेरी गुड मैनर। जैसे मैंने आपको एक जिक्र किया अभी, ये हाईवेज के ऊपर ये जो लाइट्स लगती हैं, ऐसे और कौन सी जगह हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इनको सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करके एक अपना एक रिलायबल जरिया बना रही है अपने प्रोजेक्ट्स में, कि जी। जनता तक सर्विसेज पहुंचे और वहाँ पे तारों का यूज ना करना पड़े? देखिए अमित, जो सोलर सिस्टम है, या फिर जो हम सोलर एनर्जी सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो एक एनर्जी सोर्स है, वो एक पावर सोर्स है, राइट। उसको हम यूज कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर है, उसकी हम क्या एप्लीकेशंस निकालते हैं वो हमारे ऊपर है। जैसे आपने कहा कि अभी तो हम सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इसके अलावा सनलाइट के अंदर मेजर कंपोनेंट हीट होता है। उस हीट से हम काफ़ी ड्राइंग एप्लीकेशंस, कुकिंग एप्लीकेशंस, इनफैक्ट आपने सुना होगा ब्रह्म कुमारीज का जो बिल्कुल, मैं गया सेंटर हुआ है हूँ। गुजरात में, ओके। वहां पर इस एक बहुत बड़ा इस तरह का सोलर कुकिंग सिस्टम लगाया गया है, ओह, जो सोलर अमेजिंग। पावर को कॉन्सेंट्रेट करता है और उसके बेसिस पे उसकी हीट से कुकिंग करता है। वहां पे इतनी मैसिव कुकिंग होती है, और वो सारी सोलर एनर्जी से होती है। एक एप्लीकेशन ये हो गई। इसके अलावा और जो सोलर एनर्जी की एप्लीकेशन है वो है आपका डिसैलिनेशन प्लांट्स के अंदर। आज की डेट में आई थिंक इंडिया के अंदर भी वी आर प्लानिंग, बिकॉज इंडिया में इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर ही सोलर पावर बहुत चीप हो गई है। सऊदी अरेबिया, इट इज प्लानिंग मैसिव डिसैलिनेशन प्लांट्स। आपको पता है सऊदी अरेबिया पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है, लेकिन पानी इंपोर्ट करता है। बट दे आर ब्लेस्ड विद अ गुड कोस्ट लाइन, लेकिन उस कोस्ट लाइन से पानी निकालना, पानी बनाना, दैट इज एन वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। टेक्नोलॉजी हर किसी के पास है भी वो नहीं। टेक्नोलॉजी भी हर किसी के पास नहीं, और इजराइल के पास बहुत है। ही एनर्जी इंटेंसिव अफेयर है। अब उतनी एनर्जी एक डेडिकेटेड ग्रिड से प्रोवाइड करना, वो एक बहुत डिफिकल्ट अफेयर हो जाता है उसकी जगह। और क्योंकि ये फिर आपको कोस्टल लाइन के पास भी लगाना पड़ेगा, और उस कोस्टल एरिया तक आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है, उस इलेक्ट्रिसिटी की वहां तक पहुंचाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए वहां पर ऑफ ग्रिड डिसैलिनेशन प्लांट्स इंडिया में भी लगाए जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया में तो बहुत मैसिव स्केल पे लग रहे हैं। अंडमान निकोबार में प्लान किया गया, अंडमान निकोबार में प्लान किया है, लक्षद्वीप में प्लान किया गया है, लक्षद्वीप में प्लान किया गया, राइट। इस तरह के बहुत नेवल स्टेशंस में प्लान किया गया है। तो इस तरह के डिसैलिनेशन सिस्टम्स भी लगाए जा रहे हैं। और भी एप्लीकेशंस हैं जहां पर भी हाई कंसंट्रेशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन,
ग्रीन हाइड्रोजन भी एक बहुत अपकमिंग और एक मैं कहूँगा इनोवेटिव एंड रिवोल्यूशनरी अप्रोच है सोलर बिल्कुल है, एनर्जी को बिल्कुल यूज़ है, करने के बिल्कुल है। लिए, और उसके बहुत मैसिव इम्पैक्ट्स हैं। सोलर एनर्जी को हम ईवी चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन एवरीथिंग कम्स विद अ पैकेज कि उसकी टेक्नोलॉजी को हम कितना अच्छे से अडॉप्ट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं, राइट? ये हम कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली सोलर एनर्जी इज अ वेरी गुड सोर्स टू टर्न टू इन एनी टाइम ऑफ नीड। और एक मैं इस पॉइंट को रिट्रेट करना चाहूँगा कि जो हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ सिविलाइजेशन, उसके अंदर ऊर्जा, एनर्जी का बहुत बड़ा एंड मेजर रोल है, और उसके अंदर भी अगेन सोलर एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। अभी हमने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन कर लिया, अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि एंड यूजर को या फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में कैसे हेल्प कर सकता है। अब जी। हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी में सौर ऊर्जा किस तरीके से मदद कर सकता है। इंडिया के अंदर जिस तरह की हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ देख रहे हैं और आगे आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ डेफिनेटली थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आता है, राइट? अब अगर हम सस्टेनेबिलिटी के एंगल से देखें तो सस्टेनेबिलिटी कहता है कि भाई हमें ग्रोथ भी करनी है और साथ में हमें अपना इन्वायरमेंट और अपने रिसोर्सेज इस तरह से यूज़ करने हैं कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल रहें, सेफ रहें। नहीं तो क्या होगा कि हम एक इतनी फास्ट ग्रोथ कर लेंगे बट दैट विल बी अनसस्टेनेबल ग्रोथ। शॉर्ट टर्म के लिए सस्टेन करेगी लेकिन फ्यूचर के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सस्टेन नहीं ठीक करेगी। बात है। सो इन सब के बीच में सोलर एनर्जी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना सिर्फ सस्टेनेबिलिटी में बल्कि और भी फैक्टर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, किसी भी फैक्ट्री की, इंडस्ट्री की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अंदर बहुत मेजर कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। हम सिर्फ सोलर एनर्जी के थ्रू अपनी एनर्जी सोर्स करके, सोलर एनर्जी से एनर्जी सोर्स करके हम वो अपना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। ये भी नहीं कि सिर्फ 6 महीने, 1 साल के लिए, 25-30 साल तक के लाइफ टाइम के लिए कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं। कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं। वो उसका एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई बिजनेस के लिए, सबसे पहले फाइनेंशियल वायबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? तो फाइनेंशियल वायबिलिटी को देखते हुए अगर कोई भी एक मेरा एसेट, कोई भी एक मेरा इंटरवेंशन, कोई भी मेरा एक नया इनिशिएटिव मेरी एनर्जी कॉस्ट को सेव कर रहा है, दैट इज ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस टू मी। सेकेंड आते हैं कि इससे डेफिनेटली हमारे क्लाइमेट गोल्स रीच होते हैं, क्लाइमेट गोल्स अटेन होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एक्सपोर्टर्स भी हैं, और एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए उनको कुछ मैंडेटरी नॉर्म्स मीट करने पड़ते हैं, और उन मैंडेटरी नॉर्म्स को मीट करने के लिए उनको सोलर एनर्जी प्लांट लगाना मैंडेटरी हो जाता है। सो ना सिर्फ वो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, बल्कि अपने बिजनेस को भी वो एक नई दिशा दे पा रहे हैं, बिकॉज ये कंप्लायंस नॉर्म्स ऐसे हैं और इतने स्ट्रिक्ट हैं कि इसके बिना किसी को भी एज एक्सपोर्टर काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और मैं छोटे एक्सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे बिजनेस की भी सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ। आप पूरा सेक्टर देख लीजिए, फॉर एग्जांपल स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर ने भी एक यूरोप के अंदर और यूएस मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए जो एक मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट रिक्वायर्ड होता है, वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का अभी नहीं है। इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम फ्यूचर में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए हम अभी से इतना कैपेसिटी अपनी रेडी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको रेडी करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्बन ऑफसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। वो कार्बन ऑफसेट्स क्रिएट करने के लिए अगेन वी विल हैव टू गो फुल थ्रॉटल, पूरी फोर्स से सोलर एनर्जी और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना होगा। अगर हम इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर ही, फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर इंडस्ट्रियल पावर सबसे महंगी पावर होती है। बिल्कुल, राइट? जो इंडस्ट्रियल पावर सबसे महंगी पावर है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऑफ कोर्स उसके हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। अगर आप सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी अडॉप्ट करते हैं, तो उससे आपकी जो एनर्जी कॉस्ट होती है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। पर यूनिट कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द स्टेट यू आर इन, 8 से 12 रुपये जो पड़ती है, वो आपकी मात्र 2 से 3 रुपये पर यूनिट में
सिमट के रह जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी आपको बेनिफिट मिलता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलता है। तो सोलर एनर्जी अडॉप्ट करने से ना सिर्फ हमें अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने का मौका मिलता है, बल्कि हमें अपनी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने का मौका मिलता है। इंडिया के अंदर आपको पता होगा कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग क्यों कॉम्पिटिटिव नहीं है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इसलिए कम्पिटिटिव नहीं है क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, और दूसरी बात हमारी स्किल लेबर उतनी अच्छी नहीं है। स्किल लेबर चेंज करना वो हमारे इतनी जल्दी हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करना वो हमारे हाथ में है, और सोलर एनर्जी अडॉप्ट करना एक बहुत ही सिंपल तरीका है। एंड इनफैक्ट कुछ गवर्नमेंट्स तो इसके ऊपर काफ़ी इंसेंटिव दे रही हैं। इंसेंटिव अलग अलग तरीक़ों से है। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा के अंदर अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, जो एक बहुत फोकस इंडस्ट्री एरिया है, की ग्रोथ इंडस्ट्री एरिया है फॉर द हरियाणा गवर्नमेंट, तो हरियाणा गवर्नमेंट टेक्सटाइल वैल्यू चेन के अंदर राइट फ्रॉम स्पिनिंग टू फैब्रिक्स टू गारमेंट्स टू टेक्सटाइल एक्सेसरीज टू टेक्निकल टेक्सटाइल्स टू इवन टेक्सटाइल मशीनरी, इन सब वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने भी हमारे व्यापारी भाई, उद्योगी भाई हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबको अप टू 50 लाख तक की सब्सिडी अवेल कराती है फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। एंड दिस इज वन ऑफ अ काइंड स्कीम ऑल ओवर इंडिया। इस तरह की स्कीम ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है जहाँ पे 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी गवर्नमेंट अवेल करा रही हो फॉर अडॉप्टिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। एक इंसेंटिव ये हो गया इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज। अगेन सब्सिडीज अक्रॉस द बोर्ड या फिर सारी इंडस्ट्रीज के लिए सब्सिडीज नहीं है, सेक्टर स्पेसिफिक सब्सिडीज है, स्टेट स्पेसिफिक सब्सिडीज है। ओके। मैं एक और सेक्टर की बात करूंगा, कोल्ड स्टोरेज सेक्टर की। जी। तो कोल्ड स्टोरेज सेक्टर के लिए भी सेंट्रल लेवल पे NHB है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, तो उससे एसोसिएटेड जितने भी कोल्ड स्टोरेजेस हैं, प्रोवाइडेड दे मीट द रिक्वायरमेंट्स, they are able to claim up to 35% of subsidy on their project cost for upgradation to solar power project, upgradation to solar power। ये तो हो गई कैपिटल सब्सिडी। तो बाकी और भी सेक्टर्स में मिलती है सब्सिडी? और भी सेक्टर्स में मिलती है, वो फिर एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन कैपिटल सब्सिडी के अलावा एक मिलती है इंटरेस्ट सब्सिडी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSMEs को 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी देती है। ठीक है, राइट। और इसके अलावा एक और तरह का जो गवर्नमेंट सपोर्ट अवेलेबल है फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर बिजनेसेस, दैट इज एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन बेनिफिट। ओके। इंटरेस्ट सब्सिडी एज इन लोन जो उस पर लेंगे उसके अंदर जी। आपको 2% का लोन इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा? यस, एब्सोल्युटली। तो मान लेते हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट पे 8, 9, 10% के दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन अवेल करते हैं, तो कंज्यूमर को उसके अंदर 2% का रिबेट मिलेगा, 2% का रिबेट मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, जिसे सबवेंशन भी कहते हैं। और एक जो तीसरा एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगेन अगर लेट्स से कोई इंडस्ट्री पे 1 करोड़ की वैल्यू का प्रोजेक्ट लगता है, तो विद इन 5 ईयर्स उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी, ऑलमोस्ट 95% वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी। और उसके अगेंस्ट जितना भी टैक्स बेनिफिट है, इनकम टैक्स बेनिफिट है 25, 30, 35% का, जिस भी टैक्स स्लैब के अंदर वो इंडस्ट्री आती है, वो उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो ये भी एक एडेड बेनिफिट है टू प्रमोट सोलर एनर्जी। तो जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं मिलती है, बहुत सारे हम अपने कस्टमर से बात करते हैं, सो दे ऑल्सो हैव द सेम कंप्लेंट कि भाई गवर्नमेंट हमें तो सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन गवर्नमेंट को बिजनेसेस को सपोर्ट करने का तरीका अलग है, और वो भी सेक्टर स्पेसिफिक है। क्योंकि आज के डेट में सोलर एनर्जी की कॉस्ट वैसे ही इतनी कम आ गई है, जो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 80,000 से 1 लाख रुपए, आज की डेट में वो पर किलोवाट, ऑफ कोर्स, वो एज लो एज 25,000, 30,000 रुपए पर किलोवाट आ गई है फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। जब हम 500 किलोवाट के प्रोजेक्ट की बात करते हैं, 1 मेगावाट के प्रोजेक्ट की, रूफटॉप प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो उसकी कॉस्ट 25 से 30,000 रुपए पर किलोवाट के बीच में आ गई है। तो ये ऑलरेडी एक सब्सिडाइज रेट के बराबर आ जाता है। राइट। और इसका बेनिफिट ओवरऑल हमें ही मिलता है, इन द सेंस इकोनॉमी को मिलता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मिलता है, बिकॉज हम सस्टेनेबल तरीके से अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ कर पाते हैं। और सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, कॉलेजेस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, शोरूम्स, मॉल्स, जहां पर भी हमारे पास एक रूफ एरिया और एक हाई कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, वहां पर सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने का बहुत अच्छा यूज केस बनता है। किसान को किस तरीके से मदद कर सकता है? अमित जी, हमने रेजिडेंशियल सेक्टर की बात की, हमने इंडस्ट्रियल कमर्शियल सेक्टर की बात की, तो जो हमारे देश का किसान है उसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो उनके लिए जो एक
मेजर उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो होती है पंप चलाने में। इंडिया के अंदर मेजर जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल। ग्राउंड वाटर फेड है, बिल्कुल। तो ग्राउंड वाटर से पानी पंप करने में उनकी बहुत एनर्जी लगती है, राइट। और गवर्नमेंट का भी ये एक मिशन है, मोटो है कि जितनी पंप चलाने में एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको हम सोलर पे शिफ्ट करें, ओके। राइट। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने कुसुम योजना तैयार की है और जिसके अंडर मुझे लगता है कई लाख बेनिफिशियरी ऑल ओवर इंडिया क्रिएट हुए हैं, जिसके अंदर जितने भी पंप्स हैं उनको सोलराइज किया गया। सोलराइज करने से फायदा क्या है कि अब उनको इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं आ रही है, खेतों में बहुत बड़ा अपने समय से हाँ। अपनी मर्जी से वो किसी भी वक्त अपना पंपिंग करके खेती कर सकते हैं। खेती में बहुत बड़ा इशू है इनफैक्ट ये। बिल्कुल बिल्कुल, कई बहुत कई गाँव बहुत में, बड़ा क्योंकि issue। गाँव देहात में इतनी बिजली की जी किल्लत रहती है ऑलरेडी। जी ठीक है, कई गाँव में तो बिजली होती भी नहीं थी, पहुंच गई है, बट स्टिल आज भी इरेगुलरिटी है वहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। वक्त लगेगा। इसके अलावा एक और जो तरीके से किसान को मदद की जा रही है कि उनकी आय बढ़ाने के लिए, किस तरह से आय बढ़ेगी, कुसुम योजना के ही अंतर्गत जो सबस्टेशंस होते हैं उस सबस्टेशंस के 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में जो भी किसान भाई इच्छुक हैं वो कुसुम योजना में अप्लाई करके, उसके लिए टेंडर निकलता है, एम्पैनलमेंट निकलती है, जिस तरह से भी स्टेट गवर्नमेंट उसको निकालती है, उसमें अप्लाई करके वहां पर अपने खेत में सोलर प्रोजेक्ट भी लगा सकते हैं और उस सोलर प्रोजेक्ट को लगा के गवर्नमेंट को 25 साल के लिए बिजली बेच सकते हैं और उसी जमीन पे खेती भी कर सकते हैं। कैसे कि हम जैसे हम घर की छत पे थोड़ा उसको एलिवेट करके लगाते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी 2.5-3 मीटर तक भी एलिवेट करके हम उस आराम तरह की से क्रॉप्स लगा सकते हैं उस पैदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये एक तरीका है उनकी आय बढ़ाने का, बहुत अच्छा संसाधन है ये और इससे बहुत किसानों ने, लाखों किसानों ने फायदा उठाया भी है। राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड में, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर भी सब जगहों पे कुसुम स्कीम के अंडर सोलर पंप्स भी लगे हैं और इस तरह से सोलर प्रोजेक्ट्स भी लगे हैं। Now let's assume someone with this huge luxurious home looking to set up solar supply of at least 20 kilowatt. उस केस में ऑब्वियसली जैसा आपने बताया था कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो है वो 1 किलोवाट से 10 किलोवाट के लिए मिलती है, तो वो तो नहीं मिलेगी। कोई और स्कीम जिसके अंडर उनको सब्सिडी मिल सकती है? नहीं, एट प्रेजेंट तो अमित जी ऐसी कोई सब्सिडी स्कीम नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम 20 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट वैसे ही कम हो जाती है। अगर 5 किलोवाट तक का सिस्टम करीब 50 से 60 हज़ार रुपए किलोवाट की रेंज में आता है, तो 20 किलोवाट एंड अबव का सिस्टम करीब करीब 40,000 पर किलोवाट की रेंज में आता है, तो हमारी कॉस्ट वैसे ही कम हो जाती है, वहाँ पर हमें सब्सिडी नहीं मिल पाती है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए कि ऐसे लोग जिनके पास अपनी घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, रेजिडेंशियल यूजर्स, वो भी सोलर प्लांट लगा सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, वो एक सोसाइटी फ्लैट में रहता है। पीछे उसका बहुत मन था, वो कह रहा है यार सोलर सब्सिडी, मेरा दूसरा फ्रेंड, हमारा एक फ्रेंड है कॉमन फ्रेंड, वो ले रहा है सोलर सब्सिडी एंड डिस्कशन चल रहा था, तो ही वाज लाइक ये मेरे घर पे भी लगाना चाहता हूँ, बट हमारा तो सोसाइटी फ्लैट है, हमारी जो छत है वो कॉमन है, कॉमन फॉर ऑल, तो हमें तो बेनिफिट्स नहीं मिल सकते हैं। नहीं तो उसके इसमें अमित जी जो आरडब्ल्यू है, आरडब्ल्यूए कैन ऑप्ट, आरडब्ल्यूए एक सोलर प्लांट अपने रूफ पे लगा सकती है, बिल्डिंग की रूफ पे लगा सकती है और जितनी भी कॉमन फैसिलिटीज हैं, जो कॉमन फैसिलिटीज का मीटर है उसके ऊपर 500 किलोवाट तक की गवर्नमेंट सब्सिडी देती है अंडर पीएम सूर्य घर योजना। 18,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से आरडब्ल्यूए को रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे सब्सिडी मिलती है। तो ये तो सभी सोसाइटीज में लागू हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और बहुत हिट हुई है ये स्कीम फॉर आरडब्ल्यूए और बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेवल है और बहुत अच्छे तरह से प्रोजेक्ट्स लग भी रहे हैं वहाँ पे। कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में सब्सिडी में कोई फर्क? कमर्शियल में तो कोई सब्सिडी है ही नहीं। अच्छा, जो सब्सिडी है सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए है, कमर्शियल के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। जैसे कमर्शियल इंडस्ट्रियल के लिए हमने बात की, वो सेक्टर स्पेसिफिक है कि अगर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग से सब्सिडी प्रोवाइड करती है तभी अवेलेबल है, अदरवाइज
इन जनरल अवेलेबल नहीं है। लाइक जैसे अगर किसी को 1 किलोवाट या 10 किलोवाट कैटेगरी के अंदर ही सब अपना लगाना है सोलर सेटअप, बट वो कमर्शियल है, वो तो नहीं उसको भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। नहीं, उस पे पीएम सूर्य घर की एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। ओह, पीएम सूर्य घर की एलिजिबिलिटी के लिए आपका हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होनी चाहिए, आपका कनेक्शन टाइप भी रेजिडेंशियल होना चाहिए, ओके। और उसकी एक्चुअल यूजेज भी रेजिडेंशियल होनी चाहिए। बेसिकली इट्स एन अवेयरनेस क्वेश्चन। जो लोग अभी तक ये समझ रहे थे कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी सूर्य घर योजना के अंतर्गत सब्सिडी ले लेंगे, ये उन लोगों के लिए था कि ऐसा नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होनी चाहिए। जी बिल्कुल। श्री अमिताभ बच्चन, जिनको बड़े सम्मान से देखा जाता है, एंड ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज ऑफ दिस कंट्री, जी एंड वो बहुत सारे एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा भी रहे हैं, इनफैक्ट जी आज भी होंगे। उनके घर पे भी हो सकता है कि सोलर सेटअप लगा हुआ हो। जी नाउ लेट्स अज्यूम कि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 10,000 यूनिट्स की है पर मंथ। उस केस में उनके घर पे कितने किलोवाट का सेटअप होगा या होना चाहिए? थ्रू आउट द ईयर उनके एक जैसा कंजम्पशन तो नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी। जी किसी टाइम पे वो जो उनका सोलर सेटअप लगा होगा उसको ढंग से कंज्यूम कर पाते होंगे, जो जनरेट हो रही है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। किसी टाइम पे ऐसा भी तो रहता होगा कि वो वेस्ट हो जाती होगी जो उन्होंने प्रोडक्शन किया हुआ होगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अमित जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आप अमिताभ बच्चन जी को लाए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूँगा कि जितने भी समय सोलर एनर्जी या सोलर प्लांट ने एनर्जी जनरेट की है, वो या तो उस प्लांट या तो उस बिल्डिंग में कंज्यूम होगी या फिर एक्सपोर्ट होगी। अगर उनकी एक एवरेज कंजम्पशन 10,000 यूनिट्स की है, और उनकी रूफ पे उन्होंने करीब करीब 80-100 किलोवाट का एक सोलर प्रोजेक्ट लगा रखा है, जो उनके कंजम्पशन के मैचिंग है, लेकिन किसी महीने उनकी कंजम्पशन कम हो जाती है, मान लेते हैं 6,000 यूनिट रह जाती है, तो जो 4,000 यूनिट का डेफिसिट है, जो 4,000 यूनिट का सरप्लस है, वो उनके क्रेडिट में आ जाएगा, और नेक्स्ट मंथ के बिल में उसको क्रेडिट मिल जाएगा, और वो नेक्स्ट मंथ के बिल में एडजस्ट हो जाएगा। बट व्हाट इफ अगर वो लॉन्गर ड्यूरेशन में क्रेडिट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, एंड वो उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं? जी अमित जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर एक सेटलमेंट पीरियड होता है, अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक का, कोइंसाइडिंग विद द फाइनेंशियल ईयर। लाइक हाँ, फाइनेंशियल ईयर। कोइंसाइडिंग विद द फाइनेंशियल ईयर। तो 31 मार्च तक जितने भी उनके सरप्लस यूनिट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्टेट, या तो वो लैप्स हो जाते हैं, राइट, कि लैप्स होने का मतलब कि उसका कस्टमर को फिर कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, बिकॉज अप्रैल 1 से, या फिर जो भी उनकी एक साइकिल है वहाँ से रीसेट होता है क्रेडिट काउंट, या फिर उसका उनको एक पीपीएसी के हिसाब से कुछ एक डिस्कॉम रिफंड देती है या क्रेडिट देती है, एक पर्टिकुलर फिक्स टैरिफ के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, दिल्ली के अंदर अगर किसी कस्टमर ने रोल ओवर होते होते 31 मार्च को उनके 1,000 यूनिट्स फॉर एग्जांपल सरप्लस हैं, तो उसका कुछ 6 रुपए के हिसाब से या 4 रुपए के हिसाब से कस्टमर को बिल में एडजस्टमेंट मिलता है। तो बट ये एक लैप्स और होने वाला सिस्टम मुझे बड़ा बुरा लगा, टू बी ऑनेस्ट। मैं इसको मेंशन करना चाहूँगा बिकॉज अगर कोई एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, सो दैट इस चीज़ को जी बढ़ावा मिले। जी बिल्कुल। अब सर कहीं कहीं ना कहीं पे रेगुलेशन होती है, वो रेगुलेशन कुछ ना कुछ सोच के बनाई जाती है, बट मेजरली 99% ऑफ द क्लाइंट्स इसका पूरी तरह यूज कर पाते हैं, उनका सरप्लस नहीं होता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? लाइक जिसके अंदर लाइक जो आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, और इस प्रॉपर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ये सब कुछ नेट मीटरिंग मैकेनिज्म के अंडर आता है। ओके। और नेट मीटरिंग के जैसे हमने पहले भी बात की थी कि किसी कस्टमर को नेट मीटरिंग लगानी होती है सोलर प्रोजेक्ट को लाइव करने के लिए, ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटर्ड सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, और जो डिस्कॉम लगाती है जिसका कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस रहता है। लेकिन उस ऑनलाइन प्रोसेस के एंड में होता क्या है, कस्टमर के एंड पे जो उनका मीटर होता है, एक मीटर तो रिप्लेस होता है, जो उनका मेन मीटर था वो रिप्लेस हो जाता है नेट मीटर से, अगेन नेट मीटर जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही रिकॉर्ड होता है। और एक आपका लगता है उसमें सोलर एनर्जी मीटर। सोलर एनर्जी मीटर वो होता है जो सोलर की सारी जनरेशन को रिकॉर्ड करता है, उसको स्टोर करता है कि किसी एक पर्टिकुलर बिलिंग पीरियड के अंदर कितनी सोलर एनर्जी जनरेट हुई। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को, हमने इसलिए रिपीट किया सो दैट आपको समझ में आए कि यहाँ पे बात क्या हुई है। जी दिस इफेक्ट इज कॉल्ड नेट मीटरिंग इफेक्ट, राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये नेट मीटरिंग मैकेनिज्म के अंडर आता है। इंडिया के अंदर ज़्यादातर स्टेट्स में नेट मीटरिंग मैकेनिज्म इफेक्टिव है फॉर मोस्ट कैटेगरीज। कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर नेट मीटरिंग नहीं होता है, नेट बिलिंग होता है। फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर
नॉन रेजिडेंशियल कैटेगरी के अंदर, मतलब जो रेजिडेंशियल कैटेगरी के कंज्यूमर्स नहीं है, उनको नेट मीटरिंग नहीं मिलती है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको नेट मीटरिंग मिलती है। नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर और भी कोई यूजर है उनको नेट बिलिंग मिलती है। नेट बिलिंग के अंदर थोड़ा सा बस चेंज ये होता है, जितने भी एक्सपोर्टेड यूनिट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टैरिफ के बेसिस पे एडजस्ट होते हैं। आपका यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए, 50 यूनिट्स इंपोर्ट किए, राइट? तो इफेक्टिवली रादर आपने 100 यूनिट्स इंपोर्ट किए और 50 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए, तो इफेक्टिवली आपको 50 यूनिट्स का पे करना है। लेकिन नेट बिलिंग में ऐसा नहीं होता है। जो इंपोर्टेड यूनिट्स हैं वो फुल टैरिफ पे काउंट होते हैं, और जो एक्सपोर्टेड यूनिट्स हैं वो 3 रुपए 4 रुपए का जो एक प्री डिसाइडेड टैरिफ होता है उस पे काउंट होते हैं। ओके, बेसिकली कॉम्पनसेशन मिलती है आपको। हाँ, बेसिकली कॉम्पनसेशन मिलती है, वो फुल यूनिट रेट के हिसाब से नहीं मिलती है, डिस्काउंटेड यूनिट रेट के हिसाब से मिलती है एक्सपोर्टेड यूनिट्स की। तो ये यूपी में चल रहा है ये बेसिकली। यूपी के अंदर है। यूपी सरकार से दरखास्त है कि थोड़ा ध्यान दीजिए एंड यूजर्स का। जी बिल्कुल देना चाहिए। और यूपी के अंदर 2019 तक ये प्रणाली अवेलेबल थी, नेट मीटरिंग सारी कैटेगरीज के लिए, लेकिन 2019 के बाद से ये अवेलेबल नहीं है। रिसेंटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए ये फैसिलिटी ओपन की गई है। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था बेसिकली? देखिए, नेट मीटरिंग के जो रेगुलेशंस हैं वो मोस्टली 2015 से हमें देखने को मिलते हैं, और उसके बाद से अलग अलग स्टेट्स के अंदर जैसे सबसे पहले दिल्ली ने लागू किया था नेट मीटरिंग रेगुलेशन। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके और स्टेट्स ने भी रूफटॉप के लिए अडॉप्ट करना शुरू किया। नो वंडर हुआ होगा दिल्ली में पहले, Right. कैपिटल ऑफ इंडिया। Right. Delhi was one of the leaders in adopting a very progressive solar policies in the initial days. और उसके बाद से हर एक स्टेट की नेट मीटरिंग पॉलिसी उनकी जो स्टेट की ERC है, SERC, वो डिसाइड करती है, और अपनी लोकल कंडीशंस को, अपनी स्टेट की कंडीशंस को देख के। तो हर एक स्टेट की पॉलिसी को इसलिए स्टडी करना ज़रूरी है। हम ऑल ओवर इंडिया कोई एक सिंगल जवाब नहीं दे सकते हैं कि कहाँ की क्या नेट मीटरिंग पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर मैक्सिमम 500 किलोवाट की नेट मीटरिंग अवेलेबल है। अगर कोई इंडस्ट्रियल कस्टमर हैं, वो लगाना चाहते हैं सोलर प्रोजेक्ट नेट मीटरिंग में, तो 500 किलोवाट से ज़्यादा की कैपेसिटी, AC कैपेसिटी का वो प्लांट नहीं लगा सकते हैं। यही कैपेसिटी राजस्थान के अंदर 1 मेगावाट है। अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग नेट मीटरिंग पॉलिसी है। तो इसलिए जो भी आपके लोकल इंस्टॉलर्स हैं, सोलर एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके साथ कंसल्ट करके या फिर हमारी हेल्पलाइन पे भी कंसल्ट करके इस बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Now let's talk about one of the most important thing of this podcast. सोलर से बिजली प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया क्या है? हाउ डज दिस मैकेनिज्म वर्क्स? और इसके अंदर कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, अगर एक लेमैन की भाषा में बात करें तो? जी अमित जी, थोड़ा थोड़ा हमने पहले भी कवर किया है, लेकिन इस सवाल के संदर्भ में मैं पूरा एक विस्तार से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा सोलर पैनल। सोलर पैनल को सोलर प्लेट, सोलर PV या फोटोवोल्टेक पैनल ये भी कहा जाता है। ये सब अलग अलग मार्केट के टर्म्स हैं, बट प्रोडक्ट एक ही होता है। सोलर पैनल के अंदर जो अभी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है वो है पॉलीक्रिस्टलाइन, P टाइप मोनोक्रिस्टलाइन एंड N टाइप मोनोक्रिस्टलाइन। जो पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी है वो आज की डेट में जो करंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है उसमें सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर करीब करीब 325 से 335 वॉट तक के पैनल अवेलेबल होते हैं, और उसकी एफिशिएंसी करीब करीब 16.5% होती है। अब नेक्स्ट 16.5%, 16.5% के आसपास होती है। और जो P टाइप मोनो क्रिस्टलाइन पैनल हम बात करते हैं, तो P टाइप मोनोक्रिस्टलाइन पैनल के अंदर 530 से 550 वॉट का पैनल अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। इसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है सेल में वो है N टाइप मोनोक्रिस्टलाइन, टॉपकॉन भी जिसे कहते हैं। उसके अंदर 570 से 580, 590 वॉट तक के पैनल्स अवेलेबल हैं। व्हाट अबाउट द एफिशिएंसी P टाइप के अंदर लगभग आती है आपकी 21 से 21.5%, और इसमें आती है 22.5% के आसपास इन P टाइप, इन N टाइप टॉपकॉन। बाकी इसके और विस्तार में टेक्निकल लिटरेचर, टेक्निकल डेटा शीट्स होती है। जो कोई भी अच्छा अगर इंजीनियरिंग ओरिएंटेड इंस्टॉलर है तो दे विल बी अवेयर एंड दे विल बी एबल टू satisfactorily गाइड द एंड कंज्यूमर। अब सोलर पैनल के बाद आते हैं उसके नेक्स्ट कंपोनेंट पे, मेजर कंपोनेंट पे, जिसे कहते हैं इन्वर्टर या PCU। PCU का बहुत सिंपल सा रोल है कि सोलर पैनल से जो भी एनर्जी आ रही है, DC फॉर्म में पावर आ रही है, उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल AC फॉर्म के अंदर, राइट? और
इसकी कैपेसिटी डिपेंडिंग ऑन सोलर प्रोजेक्ट अलग अलग होती है। 1 किलोवाट से लेकर 150 किलोवाट तक के भी इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उससे ज़्यादा कैपेसिटी के भी इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। अप टू 350 किलोवाट की कैपेसिटी के भी इन्वर्टर्स अवेलेबल है। किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा इन्वर्टर और किस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर सूटेबल है, वो एक अच्छा इंजीनियरिंग सोलर इंजीनियर ही आपको सजेस्ट कर सकता है। उसका कोई ऐसा थंब रूल नहीं होता है। और जो सोलर इन्वर्टर है उसके अंदर भी जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं आईजीबीटी एंड उसके हीट सिंक और बाकी कंट्रोल मॉड्यूल्स। इन 3 चीज़ों के बेसिस पे एक इन्वर्टर डिज़ाइन होता है। इसके बाद जो तीसरा मेन कंपोनेंट आता है वो आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो हमने पहले डिस्कस किया, रूफ के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर और लोकेशन के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। आरसीसी फ्लैट रूफ पे जनरली जीआई स्ट्रक्चर लगता है, जिसको हॉट डिप गैल्वनाइज्ड आयरन भी कह सकते हैं, हॉट डिप स्टील स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। और ज़रूरी है कि इस स्ट्रक्चर को हम छत से या रूफ से या जिस भी सरफेस पे लगा है उससे अच्छे से फिक्स करें। कई बार ये देखा गया है कि कॉस्ट बचाने के चक्कर में बहुत इंस्टॉलर्स पुअर काम करते हैं, जिससे कि स्ट्रक्चर रूफ के साथ उतना अच्छे से पकड़ नहीं बना पाता है। उसके अंदर सही से ग्राउटिंग नहीं होती है, सही रेटिंग के फास्टनर्स यूज नहीं होते हैं। बहुत सिंपल और छोटी कॉस्ट की चीज़ है, लेकिन इससे प्लांट की ओवरऑल लाइफ डिसाइड होती है। राइट। अगर शेड रूफ है, स्टील रूफ है, मेटल रूफ है, मेट्रो शीट भी कहते हैं, उसके ऊपर भी बड़े प्रोजेक्ट्स भी लगते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स भी लगते हैं। जनरली इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर शेड रूफ यूज होती है। ठीक बात। और शेड रूफ के ऊपर जनरली एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। ओके। राइट। और इसके बाद आते हैं केबल्स पे। केबल्स के अंदर हमारे पास 2 तरह के केबल्स यूज होते हैं। एक होता है सोलर डीसी केबल। ध्यान रखें कि कोई भी एसी का केबल, एसी साइड का जो केबल है, वायरिंग केबल है, वो डीसी साइड में यूज नहीं हो। दैट कैन कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज, परमानेंट डैमेज टू द सिस्टम। तो सोलर डीसी केबल्स सही रेटिंग के सोलर डीसी केबल्स यूज करें, सही रेटिंग के एसी केबल्स यूज करें और सही प्रोटेक्शंस यूज करें और सही तरीके से सिस्टम को इंस्टॉल करें। मेजर यही कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा और कोई कंपोनेंट्स नहीं। बहुत ही सिंपल सिस्टम है, लेकिन सिंपल होने के साथ ही इसको लगाने के अंदर बहुत एहतियात बरतनी जरूरी है। तो इसका बेसिकली ये तो आपने बता दिया इक्विपमेंट्स कौन से हैं जी, और इनकी असेंबलिंग कैसे होती है, बट ये प्रक्रिया क्या है कि जैसे हमारी सनरेज आती हैं सोलर पैनल के ऊपर, आपने ठीक है। बताया फोटोवोल्टेक जी जी जी। जो प्लेट होती है उस पे वो ठीक है। आ रही है और वो एक बिजली में कन्वर्ट हो जाती है और हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक वो है। पूरी प्रक्रिया क्या है, आप थोड़ा सा मैं उससे उसको थोड़ा सा हाँ लाइक जोड़ देता हूँ जोड़ के। हाँ। कि जो फोटोवोल्टेक इफेक्ट है उसका सिंपल सा मतलब है कि जो सेल है हमारा, जैसे हम घर में बैटरी में भी सेल यूज करते हैं, आप उसको उस तरह से समझ सकते हैं। जस्ट दैट कि उसमें एनर्जी या पावर तब प्रोड्यूस होती है जब उसके ऊपर सनलाइट फॉल करती है। सनलाइट के अंदर कण होते हैं जिसे फोटोन कहते हैं। हाँ, जब वो फोटोन उस सेल पे हिट करता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर वाया सोलर डीसी केबल इन्वर्टर तक पहुंचते हैं और फिर इन्वर्टर से कन्वर्ट होकर आपके मेन कनेक्शन तक जाते हैं। इस तरह से पूरा एनर्जी का, पावर का लूप क्रिएट होता है। राइट। बहुत सिंपल प्रक्रिया है। अगेन कोई मूविंग पार्ट नहीं है, आपको कुछ चलता हुआ नहीं दिखेगा, कोई शोर नहीं दिखाई देगा। आराम से शांति से सोलर प्लांट सालों साल अपना काम करता है। जहाँ इतने सारे इक्विपमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, क्या इनकी क्वालिटी से भी कुछ ड्यूरेबिलिटी पे या फिर एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल अमित, और बहुत अच्छा सवाल है और मैं चाहूँगा कि हमारे सब श्रोता, सब व्यूअर्स इस सवाल के जवाब को बहुत ध्यान से सुने। अमित जी, आप घर के अंदर कोई भी चीज़ लेते हैं, आपने एसी लिया, बिल्कुल। आपने किन पैरामीटर्स पे उस एसी को जज किया कि मैं एसी इस बेसिस पे डिसाइड करूंगा? या फिर फ्रिज लेते हैं फॉर एग्जांपल, फ्रिज किस बेसिस पे आप डिसाइड करें? ऑब्वियसली उसमें ब्रांड बड़ा क्राइटेरिया होता है पहले जी। तो कि इस ब्रांड का लेना है, बिकॉज उस पर आपका ट्रस्ट होता है। आप एक रिलायबिलिटी आ जाती है कि यार ये ब्रांड मार्केट में इतना टाइम से ऑपरेट कर रहा है या फिर जी। उसका आपने पहले प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है। जी। उसके रिव्यूज़ भी पढ़ते हो आप, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो कि यार इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अच्छे हैं। तीसरी आपकी रिक्वायरमेंट कि कितना आपको यूसेज है। लेट्स सपोज आपने फ्रिज की बात करी है, आपके घर में उसके रखने की जगह कितनी है, उसका कितना डबल डोर चाहिए, ट्रिपल डोर चाहिए। तो ये कुछ सिंपल क्राइटेरिया होते हैं जो जी। आप लेते समय सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अमित जी आपने। अब फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जो जनरली 5 साल 10 साल तक घर में चलता है। हम घर में एलईडी लाइट्स लेते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं चलती हैं और वैसे ही बहुत स्मॉल कॉस्ट की आइटम होती है। अब हम सोलर प्लांट की बात करते हैं। सोलर प्लांट हम 25-30 साल के हिसाब से परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, उसको हम
मेंटेन करेंगे, यूज़ करेंगे, उसका बेनिफिट लेंगे। तो क्या हमें चूज़ करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा ब्रांड चूज़ करें जो कम से कम 20-25 साल से तो मार्केट में हो और बिल्कुल जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो और जो अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कर सके, जिसके पास वो कैपेबिलिटी हो कि वो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल। तो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर इस तरह के कुछ ब्रांड्स हैं। फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स के लिए इंडियन अच्छे ब्रांड आज की डेट में अवेलेबल है। पैनासोनिक का एक अच्छा ब्रांड है जो एक जापानीज कंपनी है, जापानीज ब्रांड है, करीब 100 साल से इंडिया के अंदर है और अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स कस्टमर्स नाम पहचानते हैं, जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो उनके सोलर पैनल्स भी आते हैं, इन्वर्टर्स भी आते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमारे पास सोलर पैनल्स पैनासोनिक ब्रांड के अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो होम ग्रोन और कंपनीज़ हैं। वारी सोलर एक अच्छी कंपनी है जो सोलर पैनल्स बनाती है। अडानी सोलर है, अच्छी कंपनी है जो सोलर पैनल्स बनाती है। इन 3-4 ब्रांड्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इन्वर्टर्स की, तो इन्वर्टर्स के अंदर अभी बहुत बड़े स्केल पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। फिर भी कुछ ब्रांड्स हैं इंडियन जो मेड इन इंडिया है, उसमें के सोलारे है एक ब्रांड। उसके अलावा अगर हम बात करें कि मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर रखते हैं, उसमें आपका पैनासोनिक ब्रांड है अगेन, और हिटाची ब्रांड है, सोलिस ब्रांड है और सनग्रो ब्रांड है। ये कुछ ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अच्छा शेयर रखते हैं, अच्छी क्वालिटी है जिनके प्रोडक्ट की और अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। आपका एक्सपीरियंस दिख रहा है। थैंक यू सो मच। आपने इतने सारे ब्रांड्स की स्पेशलिटी बता दी कि किस चीज़ के लिए कौन से ब्रांड्स रिलायबल हैं और अच्छे हैं। जी, बिल्कुल। इसके अलावा जो एक और इसके अलावा मेजर कंपोनेंट आता है, वो आता है आपका इंस्टॉलर। आपका इंस्टॉलर पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए और उस इंस्टॉलर की टेक्निकल कैपेबिलिटी आप आराम से उनसे बात करें, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स अपने आप नहीं जुड़ेंगे, उसके लिए आपको एक इंस्टॉलर को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब एक जो इक्विपमेंट है, आप 2 लाख की भी है, 5 लाख की भी है, बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर तो कई करोड़ की भी जो प्लांट की प्रोजेक्ट की कॉस्ट बनती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी कस्टमर अच्छे से जांचे परखे कि जिस इंस्टॉलर से वो डिस्कस कर रहे हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटी है, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या उनकी सर्विस कैपेबिलिटी है, क्या ब्रांड्स वो ऑफर कर रहे हैं, क्या कहीं कस्टमर्स सस्ता लेने के चक्कर में या कम कॉस्ट पे या फिर मिनिमम कॉस्ट पे लेने के चक्कर में ब्रांड्स के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। लुकिंग एट द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड अद्वैत सोलर। मैं बोलूँगा अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हिम। थैंक यू अमित जी। माय जॉब इज़ टू एजुकेट एवरीवन। As long as I'm able to provide good education, good consulting to everyone, my job is done. Because I'm not here to only do business, I'm here to raise awareness, I'm here to fulfill my part when it comes to contributing to the environment, to the society, to the overall sustainability of the Indian society. I'm a father and I have 2 little kids. I want to see them flourish in future. And how am I going to do that? भाई एजुकेशन ठीक है, उनकी नर्चरिंग ठीक है, उनकी एक कल्चरल इमोशनल ग्रोथ पे ध्यान देना वो ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट का क्या? Environment, एनवायरनमेंट इज नॉट ओनली माय ओन रिस्पांसिबिलिटी, इट्स आल्सो कलेक्टिव it's a रिस्पांसिबिलिटी, collective responsibility, right? right? So I'm playing my part to increase adoption of environmentally relevant practices, environmentally I would say environment friendly practices, and something which has a very direct impact. It is something which is having a very direct impact, and we have seen with our customers in the last 9 years or so, many of our customers have themselves evolved over time by from being a very कि भाई ठीक है ट्राई करते हैं, to being very strong advocates. एक ना स्टिल आज भी ना बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं। आपने बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में बताया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जी। आपने बोला कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और आपने सारी बातें बताई। बट आज भी कुछ कंज्यूमर बेस ऐसा है जो कि कहता है कि यार ये सोलर सिस्टम हम नहीं लगवाएंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें डर लगता है कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, इलेक्ट्रिकल शॉक ना लग जाए। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए आपको समझना पड़ेगा हम सबको कि एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। हम घर में पंखा भी लगाते हैं, लाइट भी लगाते हैं, फ्रिज भी लगाते हैं, गैस भी यूज़ करते हैं फॉर दैट मैटर। तो एज लॉन्ग एज हम किसी भी चीज़ को सेफली यूज़ कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब शंकाओं से तभी बचा जा सकता है कि जब हम सेफली और अच्छी क्वालिटी की चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ सोलर प्लांट पे कैसे अप्लाई होती है? जैसे कि हम एक अच्छे ब्रांड का इक्विपमेंट चूज़ करें, अच्छे इंस्टॉलर से काम करवाएं, एंड वी आवरसेल्फ शुड बी अवेयर। हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा कि अच्छी क्वालिटी
किस तरह से हमें मिलेगी, मेंटेनेंस अच्छी करे, मेंटेनेंस अच्छी करे, अच्छा सर्विस सपोर्ट हो, और अच्छी क्वालिटी के लिए हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा उसके वायर लिए। चेकअप्स कराए टाइम टू टाइम। राइट। वो सब एक एक पोस्ट इंस्टॉलेशन हाँ, मेंटेनेंस सेटअप का पार्ट है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि डिजाइन अच्छे से हो, प्लांट की इंजीनियरिंग अच्छे से हो, और उसकी इंस्टॉलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, मैं आपको एक दो चीजों का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं सोलर डीसी केबल की बात की, सोलर डीसी केबल के अंदर बहुत सारे इंस्टॉलर्स देखा गया है कि जहाँ पे कस्टमर्स अवेयर नहीं होते हैं वहाँ पे अंडर गेज केबल लगा देते हैं, या फिर वहाँ पे सोलर डीसी केबल ना लगा के नॉर्मल हाउस वायरिंग की केबल लगा देते हैं, टिंड कॉपर केबल ना लगा के नॉर्मल कॉपर केबल या फिर एल्यूमिनियम केबल भी लगा देते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर को ना सिर्फ सेफ्टी अफेक्ट होती है, बल्कि उनकी क्वालिटी और ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी भी अफेक्ट होती है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि एनवायरनमेंट लवर हैं, इको फ्रेंडली हैं, उनको लगता है कि जैसे लेड एसिड बैटरीज होती हैं वो डिग्रेडेबल नहीं है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। उनको लगता है कि जो इनके जो कंपोनेंट्स हैं सोलर सिस्टम के वो भी ऐसे ही हैं, लाइक वो भी डिग्रेडेबल नहीं है। जी। तो इस पे आपका क्या कहना है? अमित, बहुत ही इन्वायरमेंटली अवेयर क्वेश्चन आपने पूछा है, और मैं इसका जवाब इस तरह से देना चाहूँगा कि सोलर पैनल्स की जहाँ तक बात है, सोलर पैनल्स की जो रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। आई थिंक 10 साल पहले तक बहुत अच्छी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल थी, लेकिन एट प्रेजेंट सोलर पैनल्स की रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रेडी हो गई है, और इंडिया के अंदर भी सोलर पैनल्स रिसाइकल हो रहे हैं और अच्छी तादाद में हो रहे हैं। और फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इवॉल्व करेगी, और ऑलरेडी काफ़ी बड़े रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स भी अंडर वे हैं, जिसके अंदर की रिसाइकलिंग सेटअप्स अंडर वे हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ सोलर पैनल्स बल्कि बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की भी रिसाइकलिंग होगी। सो अवेयरनेस एंड क्वेश्चन अपनी जगह बिल्कुल सही है, और आई थिंक इंडस्ट्री ने ओवरऑल उसका आंसर ये निकाला है कि हाँ, वी आर कमिंग अप विद रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। इंडियन गवर्नमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत ही तगड़ा स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर रही है। जी। क्या सोलर टेक्नोलॉजी भी कोई रोल, स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर सकता है? जी अमित, बिल्कुल। आई थिंक इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान जो हमारा एक लाइन ऑफ थॉट रहा है और जो स्टार्टिंग थॉट भी रहा है वो यही रहा है कि इससे हमें कितने अलग अलग तरीके से ओवरऑल ना सिर्फ यूजर्स को बल्कि इंडियन इकोनॉमी को भी फायदे हैं, एनवायरनमेंट को भी फायदा है। एनवायरनमेंट को भी फायदे हैं। तो उसके अंदर हमने मेजरली बात की फ्यूल इंपोर्ट बिल सब्सटीट्यूशन की, हमने बात की एनवायरनमेंट को क्लीन करने की, एज एन फॉसिल एमिशंस, कार्बन एमिशन कम होगा। कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने की, हमने बात की फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने की, हमने बात की एक एनर्जी रिलायंस, आत्मनिर्भरता, ऊर्जा आत्मनिर्भरता का एक क्रिएट करने की, और इसके साथ में हमने एक बात की कि हम एक अलग से एक इंडस्ट्री क्रिएट की, और जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की हमारे बात को एक करी। एम्प्लॉयमेंट मिली जो फ्यूचर में हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट बनेगी। So Wonderful. definitely, it's a very strategic asset. It's a very strategic domain for the overall Indian economy and for the Indian government as well. आप देखेंगे पिछले 10-12 साल के अंदर इतने ज़्यादा मेजर इनिशिएटिव्स हुए हैं, इंक्लूडिंग अ वेरी रिसेंट इनिशिएटिव, जिसके अंदर हमने सारी की सारी जो सोलर पैनल्स की और सोलर मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन है वो इंडिया में लोकलाइज करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। एट प्रेजेंट, as I mentioned earlier, around more than 60 gigawatt की इंडिया के अंदर सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, which is way ahead, बहुत आगे हैं हम जहाँ पे हम 10 साल पहले थे इन सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। हाँ, इसके अंदर कुछ पोर्शन जो सप्लाई चेन का है, रॉ मटेरियल सप्लाई का है, वो अभी भी चाइना पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, बट आई थिंक कुछ कंपनीज हैं बड़े लेवल पे जो इसको पूरा वर्टिकली इंटीग्रेट करने पे काम कर रही हैं। एंड मेरी उम्मीद है, मेरा ये देखना है कि अगले 3-4-5 साल के अंदर we will be a very strong player in the overall solar technology industry worldwide. और उसका काम भी आई गेस हो गया है, शुरू हो चुका है। डोलेरा में टाटा ने अभी 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाया है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए। वहाँ पे एक रिन्यू पावर के नाम से भी एक प्लांट लगा है जहाँ पे हम फोटोवोल्टेक प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। इनफैक्ट जो रिन्यू का प्लांट है दैट हैज कम अप अंडर PLI स्कीम, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और इस स्कीम के अंदर और भी 2-3 मैन्युफैक्चरर्स ने प्लांट्स लगाए हैं। सो आई एम सीइंग दैट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर आल्सो टेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स विद sufficient government support and incentives to come up and localize its supply chain in India. Let's shift to rapid fire round now, जहाँ पे आपको ready for it. क्वेश्चंस का जवाब देना होगा मिनिमम थॉट के साथ। My first question to you is best 3 efficient, durable and reliable solar brands according to you? Well, solar panels की अगर बात करें तो Panasonic, Waaree and Adani.
तीन ऐसे प्रोजेक्ट्स या प्रॉपर्टीज जहां सोलर पैनल सेटअप होने ही चाहिए। वेल, सोलर पैनल्स तो एक्चुअली हर जगह ही सेटअप होने चाहिए, लेकिन अगर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो रेजिडेंशियल का तो इम्पैक्ट हमने देख लिया, दैट इज लार्जली ड्रिवन थ्रू सब्सिडीज। लेकिन इंडस्ट्रियल के अंदर ऐसा इम्पैक्ट है कि वो डायरेक्टली बिजनेस इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है, और एक बिजनेस फ्रेंडली इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है बाय क्रिएटिंग by creating or enabling our export market, our export manufacturers. So definitely industrial commercial is something that I would strongly advise that everyone should go for solar on their industrial commercial roofs. Top 3 highest solar power generating states. To my mind, I think Rajasthan, Gujarat, and Maharashtra are three top solar generation capacity states. Might be Karnataka, might be added to this as well. Top 3 sectors focusing majorly on solar energy as a primary source of energy. वेल ऑफ कोर्स इसमें इंडस्ट्रियल कमर्शियल तो आ ही गया है, एंड इसके अलावा एग्रीकल्चरल सेक्टर भी, एज वी डिस्कस अर्लियर की बाया कुसुम स्कीम, वहाँ पर बहुत सारा जो एनर्जी यूजेज है दैट इज बीइंग शिफ्टेड टू सोलर कंजम्पशन। और तीसरा जो रेजिडेंशियल सेगमेंट है विच इज बीइंग ड्रिवन बाय द पीएम सूर्य शक्ति योजना, और रेजिडेंशियल सेक्टर में फिर आरडब्ल्यूएस भी आ जाते हैं। तो ये तीन सेक्टर, एग्रीकल्चरल, रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल, ये तीन मेजर सेक्टर्स हैं जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ले रहे हैं सोलर कैपेसिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये एंड यूजर बेस्ड है इसलिए मैंने इनका नाम लिया है, लेकिन जो मेजर कैपेसिटी आज की डेट में इंडिया में है फिर भी वो यूटिलिटी स्केल की है। यूटिलिटी स्केल के सोलर प्लांट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। मेजर कैपेसिटी आज भी उन्हीं की है। बिगेस्ट 3 सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू यू। A recent project which has been started by NTPC-REL in Khavda, that is slated to be one of the biggest in the world as well. Then there is Bhadla Solar Park in Rajasthan, and I think there is a Kamuthi Solar Plant in Tamil Nadu. आपके अब तक के खुद के 3 मजेदार प्रोजेक्ट्स। हाँ, 3 मजेदार प्रोजेक्ट्स, बहुत बढ़िया। इसको बताने में मेरे को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही टेक्निकली चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स है। एक प्रोजेक्ट तो था गुड़गांव के अंदर जो हमने किया था, जहाँ पर चैलेंज ये था, एंड कस्टमर हैड थ्रोन दिस चैलेंज टू मल्टीपल कंपनीज। वहाँ पे कस्टमर की रूफ साउथवर्ड नहीं थी। आई थिंक हमने एक पार्ट में जब बात की थी तो उसमें की पॉइंट ये है कि सोलर पैनल्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ होनी चाहिए, लेकिन रूफ की डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ नहीं थी, बट कस्टमर वाज वेरी एडमेंट कि मुझे पैनल्स ट्रू साउथ डायरेक्शन में ही चाहिए। तो सो दैट टुक अ लॉट ऑफ 3D मॉडलिंग एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस टू कम अप with the right structure and with the right mounting to give that perfect south direction. और अमित, जो मारुति प्रोजेक्ट था वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज उसके अंदर स्ट्रक्चर डिज़ाइन से लेकर कंप्लीट इक्विपमेंट सिलेक्शन और उसका इंस्टॉलेशन, all that was extremely challenging and very innovative in itself, and for that we even won an award for the best solar PV project award. और एक और प्रोजेक्ट था हिमाचल में, दैट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग। उसके अंदर मल्टीपल रूफ्स थे एंड मल्टीपल उसमें इंक्लिनेशंस थे, और उसके अंदर सारे रूफ्स को एक साथ इंटीग्रेट करना, वहाँ पर डीजी सिंक भी ऑपरेट करना। सो दैट वाज अ वेरी टेक्निकली एंगेजिंग प्रोजेक्ट। सी, वनीला प्रोजेक्ट्स तो डेली होते रहते हैं, लेकिन मजा उसी में आता है जिसके अंदर कोई टेक्निकल चैलेंज मिले, बिकॉज देयर वी गेट टू शो द कस्टमर आर कैपेबिलिटी। नॉट एवरी पार्टी, नॉट एवरी इंस्टॉलर इज एबल to meet customers expectations, and we want customers who expect more from us because we are in the position to deliver more. In fact, Amit, recently we also got a CII solar rooftop rating, and in fact, Amit, we are one of the very few companies in India who have got that rating for large category industrial and commercial, because what has been seen in the market that generally customers are approached by subpar solar project vendors who quote very low and uncompetitive costs. By uncompetitive costs, I mean that they will not be able to deliver that project with quality and assurance that the customer needs or that project needs. But we tend to counter that narrative by providing our credentials, by providing our ratings. So that works in our favor by providing a layer of credibility. So that's it for the video today. And thank you so much, Mr. Gaurav Gupta, for coming and giving us such a beautiful information on this topic, solar power, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे सराउंडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी और आने वाले समय में मैं और भी सोलर सिस्टम्स को इंस्टॉल होते हुए देख रहा हूँ हमारे सराउंडिंग में, जिससे हमारा एनवायरनमेंट तो स्वस्थ रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ हम अपने जेब खर्ची को भी बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हो हम और भी टॉपिक्स के ऊपर पॉडकास्ट लेकर आए, उनके वीडियोस बनाएं, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। वी विल डेफिनेटली टेक केयर, हम आप तक अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।